चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। हाँ जी, लास्ट क्लास के अंदर हमारा इंश्योरेंस क्लेम का जो टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवाया था और वो क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था, पर एक नोट लिखवाना रह गया था। ठीक है ना? तो अब उस नोट को आप लिखेंगे, देखिएगा। हाँ जी, एक नोट आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 मैं करवा रहा था उसके रिगार्डिंग नोट आपको मैं लिखवा रहा हूँ, समझना आप ध्यान से। देखिए, ये जो आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था इसमें स्टॉक के वैल्यूएशन को लेकर के मैंने एक बात करी थी कि स्टॉक का वैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे किया जाता है, बट इंश्योरेंस क्लेम की कैलकुलेशन के लिए ऑलवेज स्टॉक को आपको कॉस्ट पर ला करके ही जीपी रेट की कैलकुलेशन बनानी है। अब यही सारी बात मैं आपको नोट के रूप में लिखा रहा हूं। चलिए लिखेंगे आप। एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से स्टॉक, या इसको आप लिख लें क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक are always valued at cost price or realizable value whichever is lower, whichever is lower, but for the calculation of claim amount under insurance claim, stock always taken at cost, because for this purpose we have take normal GP rate, नॉर्मल जीपी रेट। चलिए इस बात को एक बार आप नोट कर लेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका, गर्विशा, सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग प्रणव। चलिए यहाँ तक की बात नोट कर लिया आपने। तो स्टॉक का वैल्यूएशन मैंने आपको बताया एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के हिसाब से स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर पे किया जाता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम की कैलकुलेशन बनाते वक्त जब आप जीपी रेट की कैलकुलेशन बनाते हैं तो उसके लिए हमेशा स्टॉक का वैल्यूएशन आपको कॉस्ट पर लेकर के आना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आप आएंगे 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं बात करूंगा तो यहां से अपने को पढ़ना स्टार्ट करना है, देखेंगे अब ध्यान से। देखिए, एक्स लिमिटेड हैड टेकन आउट अ फायर पॉलिसी ऑफ रुपीज 1,60,000 कवरिंग इट्स स्टॉक
A fire occurred on 31st March 2013. The following particulars are available. क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2012 आपको 60,000 रुपए दे रखी है, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन है, और करंट फाइनेंशियल ईयर आपका जो है 31 मार्च 2013 को आग लग रही है। तो इसका मतलब देखिए मैं क्या बात बोलता हूं कि अगर मैं बात करता हूं प्रीवियस ईयर की, तो वो 1 जनवरी 2012 से शुरू होता है और 31 दिसंबर 2012 को खत्म होता है। और अगर मैं करंट ईयर की बात करता हूं, तो वो 1 जनवरी 2013 से शुरू हो रहा है और आग कब लग रही है? 31 मार्च 2013 को। 31 मार्च 2013 को। मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में कितने टाइम वर्किंग हुई है? तो आप बोलेंगे केवल 3 मंथ काम हुआ है, और ये पर्टिकुलर डेट पर आपके बिजनेस में आग लगी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, अब आपको पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, जो कि इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। परचेस अप टू द डेट ऑफ फायर आपको पता है, सेल्स अप टू द डेट ऑफ फायर आपको पता है। कैरेज इनवर्ड आपको दे रखा है 1600 रुपए। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरेज इनवर्ड का मतलब है जब हम कोई भी प्रकार का रॉ मटेरियल खरीद करके अपनी फैक्ट्री तक लाते हैं, तो रास्ते का जो भी खर्चा है वो कैरेज इनवर्ड के रूप में माना जाता है। तो कैरेज इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। कैरेज आउटवर्ड का मतलब हो गया कि कोई भी माल फैक्ट्री में कंप्लीट बन करके तैयार हो गया, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मार्केट में सेल किया जाएगा। तो जैसे ही कोई भी प्रकार का माल या गुड्स फैक्ट्री गेट से बाहर निकलता है, और फैक्ट्री गेट से बाहर निकलने के बाद लगने वाले सभी प्रकार के खर्चे, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, रास्ते का किराया हो, कोई भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट हो, सब खर्चे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो आप एक छोटा सा कंसेप्ट क्या दिमाग में डेवलप करेंगे कि कोई भी प्रकार का खर्चा जो सामान को फैक्ट्री में लाने तक और फैक्ट्री के अंदर इंकर्ड किया जाता है, वो सभी प्रकार के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं। और फैक्ट्री गेट से बाहर निकलने के बाद होने वाले सभी खर्चे पीएनएल अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब है रॉ मटेरियल खरीद करके जब ला रहे हैं तो रास्ते का खर्चा। कैरेज का मतलब है रास्ते का खर्चा, और इनवर्ड का मतलब जो रॉ मटेरियल खरीद करके ला रहे हैं। इसी प्रकार जब कैरेज आउटवर्ड की बात होगी, जब तो फैक्ट्री गेट से जब माल बाहर बन करके जा रहा है, तो वो कैरेज आउटवर्ड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। चलिए, तो कैरेज इनवर्ड आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये बात क्लियर हो गई। कमीशन ऑन परचेज टू बी पेड 2%। तो जो भी आपने परचेज करी है उस पर आपने कमीशन पे किया है, इस प्रकार से आपका ये खर्चा जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो 50% ऑन कॉस्ट है। तो अगर आप प्रॉफिट की रेट ऑन कॉस्ट निकालते हैं, ऑन सेल्स निकालते हैं, फर्क है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे देखें क्या बात बोलता है। यू आर आस्क्ड टू असर्टेन टोटल लॉस ऑफ स्टॉक आपको निकालना है। अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी मेड अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी assuming that the policy was subject to average clause और स्टॉक साल्वेज अमाउंटेड टू ₹41,360। तो स्टॉक साल्वेज की इंफॉर्मेशन भी सवाल में आपको दे रखी है। अमाउंट ऑफ क्लेम आपको निकाल करके बता। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अब करना स्टार्ट करते हैं, देखेंगे ध्यान से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, समझना। देखिए, सवाल में आपको जीपी रेट दे रखी है, चाहे भले ही वो ऑन कॉस्ट हो, मैं सेल्स में कन्वर्ट कर लूंगा अभी, लेकिन आपको जीपी रेट सवाल में दे रखी है। तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो अगर देता तो वो जीपी रेट नहीं देता, ताकि हम पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी रेट निकाल सकते। तो पिछले साल का कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ करंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जो कि कितने पीरियड के लिए बनाया जाएगा? सिर्फ इस 3 महीने के लिए बनाया जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले मैं बना रहा हूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक की। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वही इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया 60,000। इसके बाद आप लिखेंगे परचेज, जो कि अप टू द डेट ऑफ फायर तक की गई है। कितनी है? 2,60,000। नेक्स्ट, सेल्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है 1,80,000। तो बाय सेल्स ये आपको दे रखा है 1,80,000। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड आपको दे रखा है 1,600 रुपए। तो टू कैरेज इनवर्ड ये आपको दे रखा है कितना? 1,600 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट, कमीशन ऑन परचेज टू बी पेड एट द रेट 2%। तो यहां पर आप बात करते हैं कमीशन की। टू कमीशन, परचेज कितनी है? 2,60,000 और इसका आपको 2% कमीशन पे करना है। कितना हो गया? 50,200। चलिए, मेरी ये बात क्लियर हो गई क्या आपको? हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 50% ऑन कॉस्ट है। इस बात को अब समझना। यहां तक की बात नोट कर ली सभी ने? हाँ जी, अब देखेंगे ध्यान से मेरी बात को, मैं क्या बात बता रहा हूं। चलिए समझना सामने। अब देखिए, आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट जो है वो 50% ऑन कॉस्ट दे रखी है। आपको जब भी प्रॉफिट परसेंटेज की रेट ऑन सेल्स ऑन कॉस्ट दे, ऑन सेल्स दे या ऑन कॉस्ट दे, कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को मैं अभी क्लियर कर रहा हूं। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बात बोल रहा हूं। जब भी आपको जीपी रेट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगा तो या तो कॉस्ट बोलेगा या ऑन सेल्स बोलेगा। अभी प्रेजेंट कंडीशन की बात करते हैं। तो जिस पर भी वो जीपी रेट की कैलकुलेशन बनवा रहा है उसको बाय डिफॉल्ट आप 100 मान लो। तो आपको जीपी रेट क्या बोल रहा है? 50% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट को मैंने 100 मान लिया। अब इस पर मुझे प्रॉफिट लेना है। तो कॉस्ट पर 50% यानी 100 का 50% कितना हो गया? 50। टोटल कितना हो गया? 150। तो ये क्या हो गया? सेल्स। तो यानी सेल्स वैल्यू कितनी हो गई? 150। इतनी बात समझ में आती है क्या अपने को? अब मुझे प्रॉफिट की रेट निकालनी है, सॉरी प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है। ठीक है ना? ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 50% दे रखा है। तो सेल वैल्यू कितनी होगी? 150 के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब देखो आगे की बात क्या बोल रहा हूं मैं। मैंने बोला साहब 150 रुपए की जो वैल्यू है ना वो सेल्स वैल्यू के बराबर है। सेल्स प्राइस कितनी है? 150 के बराबर। और सेल्स वैल्यू कितनी है? 1,80,000। अगर मुझे इस 1,80,000 की सेल्स में, भाई सेल्स में कॉस्ट भी शामिल होता है, प्रॉफिट भी शामिल होता है, तो प्रॉफिट एलिमेंट को निकालना है। इसका मतलब इस 50 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 1,80,000 की वैल्यू 150 के बराबर है, तो 50 के बराबर वैल्यू कितनी होगी? तो इसका मतलब 1,80,000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 50 कितना आ रहा है? 60,000। तो 60,000 रुपए का आपका क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। एक बात तो आपको मेरी ये समझ में आनी चाहिए। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात क्लियर है? अब आपको एक दूसरी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना है आपको। पहले तो ये बात क्लियर होगी सभी को। अब दूसरी बात सुनना। देखिए, आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है वो 50% ऑन कॉस्ट दे रखी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रॉस प्रॉफिट की रेट ऑन सेल्स क्या होगी, क्या आप वो निकाल सकते हैं? तो कैसे निकालोगे उस बात को समझना। अभी इस सिचुएशन में आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 50। एक तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक तो मैं कॉस्ट पे निकाल करके बता रहा हूं, एक मैं आपको सेल्स पे निकाल करके बता रहा हूं। समझना ध्यान से। प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं आप? 50 रुपए का ऑन कॉस्ट पर। तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कितना आ गया? 50%। अगर मैं ऑन सेल्स पर बात करता हूं तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं? 50 रुपए का
ऑन सेल्स पर अगर मैं बात करता हूं तो डिवाइड बाय 150 इंटू 100 कितना हो गया? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं आपसे ग्रॉस प्रॉफिट की रेट 50% ऑन कॉस्ट बोलता हूं तो 50 रुपए का प्रॉफिट है, ये बात तो समझ आ गई। ऑन कॉस्ट निकाल रहे हो तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो 50% ऑन कॉस्ट हो गया। अगर आप ऑन सेल प्राइस देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट कितना है? 50 रुपए। ऑन सेल प्राइस पर कितना होगा? तो ऑन सेल प्राइस पे यानी 150 रुपए पर कितना होगा? तो आपने निकाल लिया 33.33%। अब अगर आप 1,80,000 का मैं आपको बताऊं 33.33% आप निकालोगे तो भी कितना आएगा? 60,000 रुपए आएगा। यानी कि मैंने क्या बोला कि 1,80,000 रुपए की सेल्स पर 33.33% अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो भी 60,000 रुपए का अमाउंट आएगा। बस ध्यान रखना कैलकुलेटर पर ये 33.33 पूरा कंसीडर करना है। 33.3333 पूरा ले लेना, परसेंटेज दबा देना, तो आपको 60,000 रुपए का अमाउंट मिल जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ आ गई बात? अगर आपको इसमें डिफिकल्टी आती है तो ये बहुत आसान तरीका मैंने बताया है। कॉस्ट आपको बता दी, आपको ये देखना है कि जीपी रेट ऑन कॉस्ट बोल रहा है कि ऑन सेल्स। जो बोल रहा है उसको 100 मान लो। जैसे 50% ऑन कॉस्ट बोला तो कॉस्ट को मैंने 100 मान लिया, तो इस पर 50% प्रॉफिट हो गया, तो सेल प्राइस हो गई 150। 150 की वैल्यू 1,80,000 के बराबर है, तो 50 के बराबर वैल्यू कितनी होगी? वो आपके पास आ गया 60,000। ठीक है, तो अब यहां पर आप प्रॉफिट कमा कितना रहे हैं? 50 रुपए। 150 पर कितना होगा? तो 50/150 इंटू 100 33.33% हो जाएगा। ठीक है ना? 150 रुपए का आप 33.33% करो, कितना आएगा? 50 रुपए आएगा। समझ में आ रही है क्या बात मैं कैसे बोलना चाह रहा हूँ? अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस बनेगी तब अच्छी तरह से क्लियर होगी बातें। ठीक है ना? ये छोटी सी बात है, इसको नोट करना है, अभी नहीं पर बाद में। ठीक है ना? अब आगे की बात सुनना आप। अब आप यहां पर मुझे बताएं ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? बैलेंसिंग फिगर से आप बताएंगे, अभी नोट करवाऊंगा वो सारी चीजें, पर 1 मिनट होल्ड करें। बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन आपकी आएगी बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि इसी को निकालने के लिए आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। बताएं कितना आ रहा है? 2,06,800। टोटल कितना हो गया? 3 लाख। तो पहले तो आप ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, फिर उसके बाद जो मैंने कैलकुलेशन बनाई है वो बताऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लेंगे। 86 आ रहा है ना? बुक आपके पास है? ये बुक किसकी है? आपकी? आपकी कहाँ है? अभी नहीं आई। बुक आपके बुक इंस्टीट्यूट से मिल गई ना सारी? अभी रखी कहाँ है? घर पे? बाकी आप लोगों की भी घर पे रखी होगी। कैलकुलेटर किस किस के पास नहीं है मुझे ये बताओ पहले तो। आपके पास नहीं है, और कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, और किसके पास नहीं है? बुक नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, बिना हथियार के आप मैदान में आ जाते हो। तो बुक कल सबके पास होनी चाहिए। बुक दी किस लिए है? और इस बुक के अंदर कई सारी चीजें मैं नोटिंग कराऊंगा, तो बुक में ही आपको नोट करना है। ठीक है ना? कैलकुलेटर आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, मोबाइल पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है।
सेम बात ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए भी है। चलिए, यहां तक की बात नोट हो गई, अब आप इस बात को नोट कर लेंगे। बुक्स गर्वेशा आप उस पे बात कर लेना आप रिसेप्शन पर, और वहां से मिल जाएगी आपको बुक। ठीक है ना? चलिए, नोट हो गया सभी का यहाँ तक का। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, इसको ये मन को बहलाने के लिए काफी है कि एसी ऑन है। चलो, अब आगे की बात करते हैं। देखिएगा, अब हम कैलकुलेशन बना रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक की। चलिए, मेरे साथ साथ अब आप लिखते जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। पर्टिकुलर्स अमाउंट। हाँ जी। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आग लगने के समय पर कितना स्टॉक अवेलेबल था? तो आप बोलेंगे 2,06,800 रुपए का स्टॉक अवेलेबल था, लेकिन उसमें से कुछ स्टॉक मैंने जलने से बचा लिया। तो उसको आप माइनस कर देंगे, जिसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? स्टॉक साल्वेज। स्टॉक साल्वेज की वैल्यू आपको दे रखी है 41,360 रुपीज। तो 41,360 आप माइनस कर देंगे, 1,65,440। तो ये आपके पास आ गया लॉस ऑफ स्टॉक। नोट कर लें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। पॉलिसी आपने कितने के लिए रखी है? तो आप बोलेंगे सर 1,60,000 रुपए की पॉलिसी ले रखी है, लेनी कितने की चाहिए थी? लेनी चाहिए थी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के बराबर।
यानी आप जो है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाला था उसके बराबर या उससे ज्यादा पॉलिसी लेते तो जितना भी नुकसान हुआ है पूरा अमाउंट ऑफ क्लेम के रूप में मिलता। लेकिन आपने पॉलिसी कम के लिए रखी है, तो आप यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम, और इसमें ये पूरी लाइन आपको लिखनी है, देयर इज पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन द लेस देन द estimated value of closing stock, estimated value of closing stock, so average clause will be applicable। तो जो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा वो हो जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक एस्टिमेटेड मल्टीप्लाई पॉलिसी अमाउंट। हाँ जी, तो लॉस ऑफ स्टॉक आया आपका 1,65,440। इस पूरे नुकसान का क्लेम आपको कब मिलता? जब आप पॉलिसी कराते 2,06,800 के बराबर। लेकिन आपने पॉलिसी करवा रखी है 1,60,000 की, तो क्लेम भी कम 1,28,000। तो ये आपका अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा। चलिए इस बात को नोट कर लेंगे आप। ये आप आंसर भी चेक कर सकते हैं इसका। तो 1,65,440 तो लॉस ऑफ स्टॉक है और अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आ रहा है? 1,28,000। चलिए इस बात को नोट कर लें। चलिए यहाँ तक की बात नोट हो गई, अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखेंगे अब। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े आगे अब। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं। अ फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ श्री जी वेंकटेश ऑन 1/4/2013 एंड अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड। द स्टॉक साल्वेज वाज ₹28,000 का स्टॉक जो है वो आपने जलने से बचा लिया। श्री वेंकटेश हैड टेकन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ₹17,10,000 टू कवर द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो मैं आपको बता दूं ये थोड़ा गलत लिखा है, 1,71,000 की पॉलिसी ले रखी है, एक जीरो ज्यादा लगा हुआ है, या हो सकता है 17,10,000 हो, सॉरी। ठीक है सर, सही दे रखा है, एक मिनट। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द इंश्योरेंस क्लेम विच द कंपनी शुड क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो क्लेम कितना मांगना है ये आपको निकालना है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको दे रखे हैं।
चलिए देखें क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। परचेज फॉर द ईयर 2012, ये फॉर द ईयर बोल रहा है, मतलब 2012 का ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है जिसकी आपको परचेज दे रखी है। सेल्स फॉर द ईयर 2012, यानी आपको 12 की आपको सेल भी दे रखी है। इसके अलावा 2012 का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन भी सवाल दे रखी है। तो 2012 पिछले साल का जो एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे उसके रिगार्डिंग ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज और सेल दे दी। इसके अलावा वेजेस पेड ड्यूरिंग द 2012 की वेजेस भी आपको दे रखी हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2013 का है उसमें अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेज, सेल और वेजेस की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। ठीक है, अब आगे पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। श्री वेंकटेश हैड इन जून 2012 कंसाइन गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 विच अनफॉर्चुनेटली वर लॉस्ट इन एक्सीडेंट में लॉस हो गया। सिंस देयर वाज नो इंश्योरेंस कवर टेकन, द लॉस हैड टू बी बोर्न बाय हिम फुल। और ये जो है इसका कोई इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिलेगा, इसका पूरा कंप्लीट नुकसान हो चुका है। कब हुआ है? जून 2012 में हुआ है, पिछले साल। स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एंड टिल द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2011 had been valued at cost less 10%, and from 2012, however, there was a change in the valuation of closing stock which was ascertained by adding 10% to its cost. अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस बात को दोबारा समझना। ये बोलता है साहब स्टॉक जो है वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर वैल्यू किया जाता है, और कैलेंडर ईयर 2011 जब आपका खत्म होता है तो उसमें स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट से 10% कम पर करते हैं, मतलब 90% पर वैल्यू करते हैं। कॉस्ट से 10% कम पर वैल्यू करने का मतलब, अगर मैं कॉस्ट को 100 मानता हूं तो 10% कम का मतलब मैं 90% पर वैल्यू कर रहा हूं। पर ये काम कब कर रहा हूं मैं? 2011 के ईयर एंड पर। इसका मतलब 2012 की जब स्टार्टिंग हुई होगी तो यानी इस ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितने पे कर रखा होगा? 90% पे कर रखा होगा, जिसको मुझे किस पर लेकर के आना पड़ेगा? 100% पर। क्लियर हो गई के बाद? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोलता है साहब फ्रॉम 2012 से बिजनेस के स्टॉक वैल्यूएशन को लेकर के कंसेप्ट चेंज कर लिया। क्या कर लिया? कि साहब अब हम दो स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो कॉस्ट में 10% ऐड करके करेंगे, जो कि दे रखा है असर्टेन बाय एडिंग 10% टू इट्स कॉस्ट। मतलब कॉस्ट अगर 100 है तो उस पर 10% ऐड करके वैल्यूएशन कितने पे करेंगे? 110 रुपए पर। तो 2012 से स्टॉक का वैल्यूएशन 110 पर किया जाने लगा। इसका मतलब जब 2012 का क्लोजिंग आएगा तो इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 110 पे कर रखा है, जिसको हमको किस पर लेकर के आना है? 100 पे लेके आना है। क्या आपको ये दो बातें क्लियर हो गई क्या? चलिए, अब बस इसमें अब कुछ बात नहीं है। तो दो बात तो स्टॉक के वैल्यूएशन को लेकर के हो गई। एक बात आपका पिछले साल में 50,000 रुपए का स्टॉक का नुकसान हुआ है एक्सीडेंट के थ्रू, एक इसका ट्रीटमेंट आपको करना है। तो मैं क्वेश्चन को बनाना शुरू कर रहा हूं, उसके साथ अपने को बात को समझना है। शुरू करें? चलिए देखेंगे अब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 5। अगर मैं बात करता हूं प्रीवियस ईयर की तो वो 1 जनवरी 2012 से शुरू होकर के 31 दिसंबर 2012 को खत्म होता है। और अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो 1 जनवरी 2013 से शुरू होकर के 31 मार्च 2013 को खत्म होता है। तभी आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बिजनेस में आग कब लगी है? 1 अप्रैल 2013 को लगी है। तो यानी कि जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में वर्किंग हुई है वो कितने टाइम की हुई है? केवल 3 मंथ की वर्किंग हुई है। और इसके बाद आपके बिजनेस में क्या लग गई? आग लग गई। तो सबसे पहला काम, क्योंकि इस सवाल में आपको जीपी रेट नहीं दे रखी है, तो इसलिए आप पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बना करके एक्चुअल जीपी रेट निकालेंगे, जिसको आप करंट ईयर के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूं? पिछले साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं। ये फॉर द पीरियड, कौन से पीरियड के लिए? 1 जनवरी 2012 से लेकर के 31 दिसंबर 2012 तक के लिए।
पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक की। तो जब हम एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं पिछले साल का, तो उसके लिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, सुनना ध्यान से मेरी बात। ये ओपनिंग स्टॉक जो 1,44,000 है, ये कितने पर वैल्यू कर रखा है? 90% पर। 90% पर वैल्यू कर रखा है। तो देखो मैंने क्या बोला, ये 1,44,090 पर वैल्यू है, तो मुझे लेकर के किस पे आना है? 100 पर। बताएं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की परचेस आपको दे रखी है, तो टू परचेस, ये है 11,60,000 की, सॉरी 9,38,000 की। तो प्रीवियस फाइनेंशियल की परचेस दे रखी है 9,38,000, सेल्स दे रखी है 11,60,000। इसके बाद वेजेस आपको दे रखे हैं 1,00,000 रुपए के। इसके बाद, हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, अब आगे की बात सुनना। अब देखिए ये क्या बोलता है, श्री वेंकटेश हैड इन जून 2012 कंसाइन गुड्स वर्थ ₹50,000। कंसाइंड का मतलब क्या होता है? श्री वेंकटेश खुद भी व्यापार करते हैं सामान को बेचने का, और कंसाइनमेंट बेसिस पर भी अपना सामान व्यापार मार्केट में बेचते हैं। तो कंसाइनमेंट बेसिस पर बेचते होंगे तो कोई ना कोई कंसाइनी हायर कर रखा होगा, जिसको सामान बेच करके बेचने का प्रयास किया जाता है। अब कंसाइन किया गया गुड्स 50,000 रुपए किसी को भिजवाया गया है, विच अनफॉर्चुनेटली वर लॉस इन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में लॉस हो गया, नुकसान हो गया। तो नुकसान होने के कारण से जब मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बनाऊंगा, तो उस क्लोजिंग स्टॉक में वो 50,000 रुपए नहीं आएंगे, क्योंकि तो नुकसान हो गया। भाई ओपनिंग स्टॉक था इतना आपके पास, इतना ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेस कर लिया, इतना वेजेस खर्चा कर लिया, तो टोटल स्टॉक आ गया। इस टोटल स्टॉक में से इतना आपने बेच दिया, कुछ आपका नुकसान हो गया, बचा क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बच जाएगा। ये बात समझ आ रही है क्या आपको मेरी? तो मैंने यहां पर क्या लिखा, बाय लॉस इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में लॉस कितना हो गया? 50,000 रुपए का। तो आपके पास क्या बच जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। अब आगे की बात सुनना ध्यान से मेरी। 2012 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, कितना है? 2,42,000 रुपए का, 2,42,000, जो कि कितने पर वैल्यूड है? 110, 110 पर वैल्यूड है। ये बात कहां लिखी है? ये लिखी है कि जब 2012 के लिए मैं स्टॉक का वैल्यूएशन करता हूं, तो इस कंपनी ने वैल्यूएशन को चेंज कर दिया, और चेंज करके क्लोजिंग स्टॉक विच वाज असर्टेन बाय एडिंग 10% टू इट्स कॉस्ट, तो वो इस स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट में 10% ऐड करके करती है। इसका मतलब ये जो स्टॉक का वैल्यूएशन आपको 2,42,000 रुपए का दिख रहा है, वो कितने पर है? 110 पर है। आपको कितने पर लेकर के आना है? 100 पर लेकर के आना है। चलिए, अब आगे की बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला, 2,42,000 का जो स्टॉक है, उसकी वैल्यू 110 के बराबर है। तो आप मुझे बताएं 100 के बराबर वैल्यू कितनी होगी? 2,20,000। तो ये आ गई 2,20,000। क्या अब आप बैलेंसिंग फिगर से मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हैं? 2,32,000। चलिए,
अभी आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे और अब हम जीपी रेट निकाल लेते हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पर जीपी रेट निकाल रहा हूँ, देखेंगे। रेट ऑफ जीपी, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 2,32,000। सेल कितनी है? मल्टीप्लाई 100 करके कितना आ रहा है? कितना? 20%। और 20% आपके पास जीपी रेट आ गई। चलिए, इस बात को नोट कर लेंगे आप। यहां तक की बात सभी नोट कर लें एक बार। यहां तक की बात क्लियर होगी सभी को। अब इसका जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ठीक है ना? तो अभी टाइम हो गया है, बनाने में 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, तो ऊपर वाला क्लास का टाइम हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, धन्यवाद।